Hello guys, what's up? So I think you are studying science very well and you're enjoying it. So in previous lecture we have completed the chapter number 3 of science part 2, that is reproduction. So अब science part 2 का हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो अभी साइंस पार्ट 1 पर भी देख लेते हैं कि साइंस पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर ही हुआ है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ साइंस पार्ट 1, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और काफ़ी मज़ेदार है ये चैप्टर. ना आप लोगों को ऐसा लगे कोई मूवी हो रही है. मूवी कैसे होती है, एक मूवी आया फिर वो रिलीज़ होता है, इन केस वो फ्लॉप हुआ, फिर क्या समझो उसकी दूसरी मूवी आई, वो भी फ्लॉप हुआ, फिर तीसरी मूवी आई. अभी आप बोलोगे सर फ्लॉप होने का क्या लेना देना है यहाँ पे, वो डायरेक्टर अलग होता है, प्रोड्यूसर अलग होता है. बट हाँ अभी यहाँ पे ना ऐसे ही हो रहा है. एलिमेंट देखो, मूवी किस पर बनने वाली है यहाँ पे, एलिमेंट्स के ऊपर. क्या बोला मैंने, मूवीज तो एलिमेंट्स के ऊपर ही बनने वाली. बट क्या हो रहा है अभी, एक समझो डायरेक्टर आया, प्रोड्यूसर भूल जाए बट क्या, एक डायरेक्टर आया, उसने उसका क्लासिफिकेशन किया तो फिर फ्लॉप हो गया. फिर एक नया आया, नहीं इसका क्लासिफिकेशन तो मैं बहुत अच्छे से करूँगा, वो भी फिर फ्लॉप हो गया. फिर एक और आए, वो भी फ्लॉप हो गए, फिर एक और आए, ऐसा चलते आ रहा है. तो इसमें से हम 4 मूवी के बारे में पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में. 4 मूवी मीन्स वी विल स्टडी अबाउट 4 क्लासिफिकेशन गिवन बाय 4 डिफरेंट केमिस्ट. आप बोलोगे केमिस्ट का मतलब, तो हाँ ये साइंटिस्ट होते हैं जो मतलब केमिस्ट्री के फील्ड में जो रिसर्च कर रहे हो वो केमिस्ट. हाँ तो मेडिकल वाला केमिस्ट नहीं कह रहा हूँ मैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी केमिस्ट हु वर्क्स ऑन मेडिकल शॉप. ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वू डू रिसर्च इन केमिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ साइंस. ठीक है, चलिए फिर सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बट पहले हम एलिमेंट्स का मीनिंग समझ लेते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज एलिमेंट्स. तो देखो एलिमेंट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सेम टाइप्स ऑफ, क्या मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, दैट इज नोन एज एटम. मतलब एक ही टाइप का एटम हो जिसमें सिमिलर भी मतलब क्या, उसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स. एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का एक कंपाउंड हो जाता है और हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो जाता है. ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है एक्चुअली. जो हाइड्रोजन है ना वो मोनोएटॉमिक स्टेट में स्टेबल नहीं है, मतलब अकेला हाइड्रोजन नहीं रह सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता. ठीक है, तो क्या करता है वो, 2 हाइड्रोजन साथ में रहते हैं ऐसा H2 के फॉर्म में. बट अभी देखो जो हाइड्रोजन है, सो अगर कोई हम हाइड्रोजन गैस की बात करें, समझ लो भी कि हाइड्रोजन गैस की बात करो अब मैं, तो इसमें क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, पूरे के पूरे गैस में क्या अगर हाइड्रोजन है तो ये हुआ हमारा एक एलिमेंट. अभी कार्बन की बात करता हूँ. कार्बन तो मोनोएटॉमिक स्टेट में स्टेबल है, तो देखो कार्बन कैसा रहेगा अभी, जैसे कि देखो एक कंपाउंड है, क्या बोला मैंने, सॉरी कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ, क्या बोला मैंने, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही है हर जगह, कार्बन के अलावा कुछ नहीं. हाँ को जहाँ पे वो जो सब्सटेंस वो खत्म हो रहा है वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे. बट जितना सब्सटेंस है, एग्जाम्पल ये देख लो, मतलब जैसे कि समझो ये मेरा एक सब्सटेंस है. ठीक है, ये क्या है, मेरा एक सब्सटेंस हो गया. ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग, देखिए तो ये देखो ये मेरा एक सब्सटेंस हो गया. सो अब ये सब्सटेंस में ना सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें पूरा कार्बन ही है, कार्बन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है. जैसे कि ये देखो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, मतलब जितने भी इसमें हमें क्या एटम्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे एटम्स उसके होंगे कार्बन के, तो हम इसको एलिमेंट बोल सकते हैं. मतलब क्या, इन शॉर्ट एलिमेंट मतलब क्या, द सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ सिमिलर या वन टाइप ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट. तो टिल टू डेट, मतलब आज के डेट में अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए. कितना बोला मैंने, 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए. तो हमें पूरा देखो ये 118 एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, मतलब इनका इफ वी वांट टू स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस 118 एलिमेंट्स, इफ वी वांट टू स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 118 एलिमेंट्स, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस. ठीक है, काफ़ी यार डिफिकल्ट पड़ेगा कि हम एक एक एलिमेंट करके 118 एलिमेंट पढ़े हम लोग. सो क्या किया गया मालूम है, कुछ जो केमिस्ट थे, मतलब जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ये एलिमेंट का ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया. तो ग्रुपिंग क्यों करते हैं हम लोग, ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं, अभी स्टडिंग 118 एलिमेंट्स, क्या बोला मैंने, स्टडिंग 118 एलिमेंट्स इज टू डिफिकल्ट फॉर अस. देखो हम समझो कि एक एलिमेंट पढ़ लिया, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट इज इफ हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन पढ़ लिया. ठीक है, फिर हीलियम है नेक्स्ट, हमने हीलियम भी पढ़ लिया. फिर लिथियम है वो भी पढ़ लिया. फिर बेरिलियम वो भी पढ़ लिया. बोरॉन कंप्लीटेड, कार्बन कंप्लीटेड. अब कार्बन पढ़ने का क्या हो गया, हम हाइड्रोजन के बारे में भूलना स्टार्ट कर देंगे
होता है भी। देखो सब इतने स्मार्ट नहीं होते कि सारे सारे एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज याद रख सके। तो साइंटिस्ट क्या करें, इसमें ग्रुपिंग करने लगे। ग्रुपिंग क्यों करने लगे कि ताकि देखने लगे कि कौन से एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, उसको हम एक साथ में रखेंगे। कौन से एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, उसको एक साथ में रखेंगे। या इन शॉर्ट कौन से एलिमेंट्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों सेम है, उसको हम एक साथ में रखेंगे। दोनों देखो 100% सेम तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस आते रहेंगे। सो माइनर डिफरेंसेस इट्स ओके, बट क्या हम ट्राई करते क्या कि सेम चीजें एक साथ में आ जाए तो हम उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा समझ आ रहा है आप लोगों को? अभी आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ही देख लीजिए, साइंस पार्ट 1, साइंस पार्ट 2, दो टेक्स्ट बुक की क्या जरूरत थी? अब ऐसा थोड़ी है कि आपकी टेक्स्ट बुक को हम साथ में कंबाइन नहीं कर सकते थे, पतली पतली टेक्स्ट बुक है आपकी, वरना देखो हम चाहते तो इस तरह से आपका मोटा टेक्स्ट बुक भी बना सकते थे ना। देखो कैसा मोटा टेक्स्ट बुक है, हम ये भी बना सकते थे ना, आपका साइंस पार्ट 1, साइंस पार्ट 2, बट अलग अलग क्यों किया गया? देखो इसमें दो पार्ट में क्लासीफाई हो गया। अभी आप लोग ध्यान से देखोगे तो साइंस पार्ट 2 जो है उसमें हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये सब चीज़ें पढ़ने मिलती है रिलेटेड टू आवर हेल्थ। और जो पार्ट 1 हो गया इसमें हम कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। हाँ, जो मतलब सेकंड पार्ट है उसमें भी कुछ केमिस्ट्री के पॉइंट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट देखो उसमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया, इसमें क्या आ गया अपना अदर ऑर्गेनिज्म आ गया, सॉरी अदर टॉपिक्स आ गए। तो कैसा दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया आपकी टेक्स्ट बुक को, साइंस पार्ट 1, साइंस पार्ट 2, ठीक है। ऐसे अलजेब्रा ज्योमेट्री को क्लासीफाई कर दिया, दोनों मैथ्स से ही है ना, एक साथ में रख दिया, बट क्या उसको ग्रुपिंग कर दिया गया कि हाँ एक अलग एक अलग। अब उसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपको एक जगह दिया गया है, एक ऐसा अलग किया गया है। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री किसमें, ज्योमेट्री में रखा गया। हमें पता है ये अलजेब्रा का टॉपिक नहीं है, देखो इसमें कुछ डायग्राम आ रहे हो सब कैसे, और ज्योमेट्री से ही हम कर सकते हैं, तो उसको देखो वहाँ रखा गया है, ठीक है। तो अभी जो ग्राफ वाला हो गया, कुछ ग्राफ हमें अलजेब्रा मिलता है, कुछ ग्राफ हमें ज्योमेट्री में मिलता है, लेकिन देखो दोनों में क्लासिफिकेशन किस तरह से हो जा रहा है, तो क्या उसको अलग किया गया। वैसे ही सिमिलरली हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स को भी क्या किया, क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जिसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है उसको एक साथ, जिसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है उसको अलग, इस तरह से ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया गया था। तो इन 1800, क्या बोला मैंने, 1800 मतलब ईयर बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे 2000 समझो 2021 चल रहा है अभी, ठीक है। तो 1800 के आसपास में ना सिर्फ उस टाइम पर 30 एलिमेंट्स नोन थे। मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ हमें 30 एलिमेंट्स के बारे में पता था कि हाँ इस दुनिया में 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ है। हमें ये भी नहीं पता था कि और एलिमेंट्स है या नहीं है, क्या सीन है, हमें कुछ नहीं पता। हमें क्या, देखो हमें जो दिख रहा है हम उसी को सच मानते हुए चल रहे थे। जैसे कि जो चीज़ें डिस्कवर नहीं हुई है हम उसको मानते ही नहीं थे, जो चीज़ें डिस्कवर हुई थी हाँ वो है, इस तरह से। तो 30 एलिमेंट्स डिस्कवर थे, तो क्या हम मानते थे कि अब तक सिर्फ दुनिया में 30 एलिमेंट्स ही होंगे और आगे भी नहीं होंगे, ऐसा माना गया था। अभी हाँ कुछ लोगों का मानना था कि और एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि सारी दुनिया ने मान लिया था, बट बहुत सारे मतलब जो साइंटिस्ट हैं उनका यही मानना किया 30 एलिमेंट्स है। अभी हम देखने वाले एक, तो देखो 4 साइंटिस्ट हम इसमें बेसिकली बात करेंगे। तो 4 नाम छोड़ो, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका जो क्लासिफिकेशन था उसको वो इंपॉर्टेंट है। तो एक सबसे पहले जो है हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज डॉबरिनर ट्रायड्स। क्या बोला मैंने सबसे पहला, डॉबरिनर ट्रायड्स। तो ऑब्वियसली डॉबरिनर साहब ने दिया था इसको, ठीक है, डॉबरिनर ट्रायड्स। और इसके बाद जो आए थे न्यूलैंड्स ऑक्टेव, मतलब न्यूलैंड नाम है और उनकी क्लासिफिकेशन को न्यूलैंड्स ऑक्टेव बोला गया था, ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इस तरह से 2 लॉ, ठीक है। उसके बाद मेंडलीव, देखो मेंडल नहीं बोला है मैंने, मेंडलीव बोला है। मेंडल तो हमारे बायोलॉजी में आए थे, वो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, तो कंफ्यूज मत होना मेंडल और मेंडलीव में। यहाँ पे कौन है, मेंडलीव इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था, ठीक है, इन्होंने एक टेबल बनाया था जिसमें उन्होंने पूरा क्लासिक मतलब सारे एलिमेंट्स को एक ग्रुप में और कॉलम में रखा था अकॉर्डिंग टू द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। ये थर्ड हो गया, ठीक है। एंड द फोर्थ वाज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय, बहुत लोगों ने वैसे काम किया है, बट जो लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो हम पढ़ते हैं हेनरी मॉसली का, ठीक है। तो 4 जन का याद रखना, कौन सा, डॉबरिनर ट्रायड्स पहला हो गया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, एंड द फाइनल वन जो अभी हम यूज कर रहे हैं अच्छा खासा, उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे भी, ये आप लोगों को भी बहुत इजी लगेगा पढ़ने के लिए। तो जो फाइनल वाला है, द फाइनल वन इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये चारों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। अभी देखो थोड़ा सा ना मैं मतलब पीरियोडिक टेबल की बात, और मतलब सॉरी एलिमेंट्स की बात करूंगा मैं, बट थोड़ा हम एक बार एनसीईआरटी में कैसा दिया हुआ मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली मुझे थोड़ा अच्छा लगा वो। तो उसमें क्या था, समझो आप लोग ट्रेजर हंटिंग पर गए हो, एग्जाम्पल है वो, थोड़ा ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं है था, मतलब सिर्फ एग्जाम्पल दिया है तो अच्छा था मुझे लगा, इसलिए बता रहा हूँ। देखो आप लोग अभी कहाँ पे ट्रेजर हंटिंग पर गए हो, मतलब क्या, खजाना खोदने ढूंढने गए हो,
ठीक है, क्या खजाना, खजाना बोलते हैं ना हम लोग, तो ऐसा कुछ तो है, वो ढूंढने जाओगे तो अगर आप लोगों को सारा का सारा हिंट नहीं मिलेगा तो क्या आप लोगों की इजी फाइंड आउट करना, ट्रेजर फाइंड आउट करना इजी होगा? तो ट्रेजर हंटिंग पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल होगा। समझ में आ रहे हैं? सो अगर पूरा का पूरा मैप मिला होगा हमें, मतलब पूरा का पूरा हिंट होना चाहिए, तब भी हम कर सकते हैं। एक या दो हिंट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ जस्ट 1 or 2 हिंट, वी कांट फाइंड मतलब वी कांट हंट द ट्रेजर। हम क्या ट्रेजर को नहीं ढूंढ सकते, हमें क्या अच्छा खासा हिंट चाहिए उसके लिए, या पूरा मैप चाहिए एटलीस्ट, तभी हम कर सकते हैं। तो अभी देखो उस टाइम पे क्या हुआ, 1800 ईयर्स के टाइम पे सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे, कुछ कुछ थे, कुछ कुछ मतलब क्या, देखिए अभी, हाँ तो देखो अभी जैसे कि समझो ये एक एलिमेंट का बना रहा हूँ मैं, तो अभी कैसा हो गया, समझो कुछ बता रहा हूँ मैं, तो ये देखो समझो इसमें क्या है, जितने ब्लॉक्स है ना वो सब में समझो एक एक एलिमेंट है। तो क्या हुआ था, पहले एक एलिमेंट डिस्कवर है, आगे डिस्कवर नहीं है, फिर एक है, फिर कुछ डिस्कवर नहीं है, फिर एक है, समझो दो है, फिर डिस्कवर नहीं है, ऐसा था। तो अब इसकी मदद से क्या हम कोई ट्रेजर हंटिंग कर सकते हैं क्या? इसकी मदद से, देखो मैं रैंडमली कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि क्या था। तो देखो अभी आप लोगों के पास देखा, देखो यहाँ पे ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा चलो 16 ब्लॉक में से मैंने यहाँ पे अभी 18 ब्लॉक में बताया कि हिंट मिला है हमें, और 8 ब्लॉक का हिंट मिला है, और 8 ब्लॉक का हिंट नहीं मिला है, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 ब्लॉक्स का हिंट नहीं मिला है। सो हमारे लिए समझिए अगर मैप है ये, क्या ये पीस ऑफ मैप है, तो क्या हम ट्रेजर तक पहुँच सकते हैं? अब समझो ट्रेजर जो है, जो अपना खजाना है वो तो इसी में है, अपना तो इसी में है, और अपने पास देखो ये इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं है, तो कैसे पहुंचेंगे यहाँ पे? समझ में आ रहा है? सो ट्रेजर हंटिंग मतलब जब हमें करना है, जैसे मैप चाहिए, तो वैसे ही जब हमें किसी एलिमेंट्स का मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सबका अगर क्लासिफिकेशन करना है, क्या बोला हमने, इफ वी वांट टू क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स, तो उसके लिए एलिमेंट्स का पता होना भी तो ज़रूरी है ना। तो 1800 में क्या था, ऑलमोस्ट 30 एलिमेंट्स ही डिस्कवर थे, फ्रॉम मतलब आउट ऑफ 118 ओनली 30 एलिमेंट्स वे डिस्कवर। तो क्लासीफाई करते भी तो कैसे करते, अब थोड़े मोड़े एलिमेंट मिले हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देख देख के उसको रखे जा रहे थे, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, उसी के अकॉर्डिंग सा फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देख देख के उसको रखे जा रहे थे। और अब इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद देखिए अभी, तो जैसे थोड़ा और टाइम बढ़ा गए, तो 1800 से 1850 तक आया, तो 30 जगह 50 एलिमेंट डिस्कवर हो गए, तो 20 एलिमेंट अभी नए डिस्कवर हुए, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, 1800 के टाइम में ऑलमोस्ट 30 एलिमेंट डिस्कवर थे, और 50 साल में क्या हो गया, 20 एलिमेंट और डिस्कवर किए गए बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो अब जब इतने एलिमेंट्स और डिस्कवर किए गए, जब इतने एलिमेंट्स और डिस्कवर किए गए, तो क्या करना चाहिए था फिर हमें? तो देखो जब इतने एलिमेंट जब डिस्कवर हुए, तो क्लासिफिकेशन तो एक बार कर दिया गया है, सर डॉबरिनर साहब ने क्लासिफिकेशन कर दिया था। सो नाउ वी हैव टू पुट और वी हैव टू कीप all these new 20 elements in the place of these 30 elements, मतलब जहाँ पे 30 एलिमेंट्स हैं वहाँ पे हमें 20 एलिमेंट्स और एड अप करना है। सो इज इट पॉसिबल फॉर अस टू ऐड दिस 20 एलिमेंट्स इन दैट 30 एलिमेंट्स? नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि क्लासिफिकेशन ही पूरा रॉन्ग हो जा रहा था। फिर अभी समझो 1850 का 1900 आ गया, तो अब 80 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गया, मतलब 30 एलिमेंट्स और डिस्कवर हो गया। अब उसको कहाँ रखें, तो ये भी प्रॉब्लम था, तो उसको और ऐड करें, तो क्या हो गया फिर, पहली पिक्चर फ्लॉप, मतलब पहला जो क्लासिफिकेशन था फ्लॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड जो न्यूलैंड ऑक्टेव था वो भी फ्लॉप हो गया। फिर थर्ड कौन, मेंडलीव पीरियड टेबल, ये काफ़ी हद तक क्या बोला हमने, एट एन एक्सट्रीम लेवल था कि बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन था, पर अभी कुछ ना कुछ मतलब दिक्कत आती थी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इसमें हो रहे थे। तो इसके बाद एक तो नया रूल आ गया था। देखो नया रूल आता है ना तो बहुत कुछ चेंजेस होता है, नया रूल, हाँ काफ़ी फनी है सुनने में। तो नया रूल क्या था एक्चुअली, वो पहले बताता मैं आप लोगों को। तो जो नया रूल था क्या था, तो देखो जो स्टार्टिंग के तीन मूवी मतलब क्या, डॉबरिनर ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड मेंडलीव पीरियड टेबल। तो इन दिस फर्स्ट थ्री क्लासिफिकेशन क्या था, एटॉमिक मास नंबर को प्रायोरिटी दी गई थी। किसको, एटॉमिक मास नंबर को। लेकिन जैसे ही एक नया चीज आया मार्केट में, क्या मतलब कौन से मार्केट में, ये केमिस्ट्री के मार्केट में कौन सी नई चीज आई, एटॉमिक नंबर। कौन सी नई चीज आई, एटॉमिक नंबर। बस ये क्लासिफिकेशन जब जैसे ये मिला हमें एटॉमिक नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग जब क्लासिफिकेशन किया गया, दुनिया खुश। क्या केमिस्ट्री की फील्ड में नया मतलब रिसर्च हो गया, तो काफी मजा आ गया इसमें, समझ में आया आप लोगों को। तो देखो जो पहले तीन में क्या था, एटॉमिक मास को इंपॉर्टेंस दिया गया था, बट जब मॉडर्न पीरियड टेबल जब आया तो इसमें क्या किया गया, इसमें एक एटॉमिक नंबर आ चुका था, और एटॉमिक नंबर से क्लासिफिकेशन करना एकदम बेस्ट मेथड था।
ठीक है। सो अभी हम इन सब चीज़ों को समझेंगे कि मूवी फ्लॉप क्यों हुई और मूवी चली क्यों, मूवी किसके बेसिस से बनाई गई, मूवी की स्टोरी क्या थी। अब हम ये एक एक करके सब देखेंगे, ठीक है। सो यू गाइस आर रेडी और नॉट? रिप्लाई और आंसर समझ में आया कि नहीं? अभी तक देखो चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट। और देखो ये मैप का ये सब एक समझाने के लिए था कि कौन सी मूवी की फ्लॉप हुई, तो सॉरी मूवी की फ्लॉप होते गई। अभी हम देखेंगे एक एक मूवी की फ्लॉप हुई, मतलब एक एक साइंटिस्ट का जो रिसर्च था वो क्यों फ्लॉप होते गया, ठीक है। देखो मूवी मतलब यहाँ पे अभी बॉलीवुड या हॉलीवुड टॉलीवुड में समझ लेना, यहाँ पे मूवी मतलब क्या है, हमारा केमिस्ट्री का जो रिसर्च है, क्लासिफिकेशन है, मैं उसको मूवी कह रहा हूँ बस, ठीक है। तो चलो स्टार्ट। आप लोग तैयार हो अभी मूवी देखने के लिए कि नहीं तैयार हो? यस, ओके, यस यस। ये सारे बच्चे यस नहीं बोलते हो क्या? आधे लोग सो गए क्या? हाँ, नो सर जाग रहे हैं। हाँ आप जाग रहे हो, आपने तो यस भी बोला ना, पर मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। रिप्लाई कितने आते हैं? 5-10 आ रहे, कभी 15-20 हो रहे। बाकी लोग कहाँ सो जाते हो? आए हो तो रिप्लाई किया करो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी जो 15-20 बच्चों ने जो यस बोला, चलो उनको देख के हम मूवी स्टार्ट करते हैं। तो पहली मूवी जो है डॉबरिनर्स ट्रायड। कौन सी पहली मूवी? डॉबरिनर्स ट्रायड। और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, देखिएगा। और देखो क्या हुआ था ये कौन सी ईयर में? देखो 1817 में। सो ऑलमोस्ट 1800 में जब 30 एलिमेंट्स डिस्कवर था, तो मे बी 1817 के आसपास में 30-35 इतने एलिमेंट डिस्कवर होंगे, इससे ज़्यादा तो डिस्कवर नहीं होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अभी देखो डॉबरिनर इज अ जर्मन साइंटिस्ट। हाँ, और इन्होंने क्या किया, देखो पहले मतलब समझ लेते हैं। डॉबरिनर तो उनका नाम हो गया। और ट्रायड्स क्यों बोला गया है? देखो ट्राई मतलब 3 और 8 मतलब यहाँ पे एलिमेंट ले लो। अभी क्या बोला गया है? देखो ट्रायड्स, तो ट्रायड मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3 एंड 8 मीन्स एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा समझो। सो डॉबरिनर साहब ने क्या किया था? डॉबरिनर साहब ने इन्होंने ना ये एलिमेंट्स को लिया, उसमें क्या देखा कि कौन से 3 एलिमेंट्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम हो रही है या नियर अबाउट या मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम मिल रही है, उसको उन्होंने साथ में लिया। फिर इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। क्या ऑब्जर्वेशन किया? पहले अरेंज कैसे किया? देखो 3 एलिमेंट साथ में लिया जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी या केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी या ऑलमोस्ट सेम थी, साथ में लिया। फिर उन्होंने देखा उसको कैसा, उसको अरेंज किया। कैसे अरेंज किया? अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सो कैसे अरेंजमेंट किया इन्होंने? अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है वो पहले आ जाएगा, फिर जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है वो बीच में आ जाएगा, और जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा वो लास्ट में आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है फर्स्ट एलिमेंट। ट्रायड्स की बात, ट्रायड्स मतलब 3 एलिमेंट ना, तो ये 3 एलिमेंट में जिसका एटॉमिक मास सबसे कम वो फर्स्ट एलिमेंट, जिसका एटॉमिक मास बीच में रहेगा मतलब मिडल में रहेगा तो मिडल एलिमेंट, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा रहेगा तो लास्ट एलिमेंट ऑफ द ट्रायड्स, ठीक है। ऐसा इन्होंने देखा। तो अभी क्या था इन्होंने देखो, तो पहला जो ट्रायड था इनका पहला ट्रायड था क्या था? लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है। हाँ तो देखिए अभी क्या, मैं एक चीज अभी याद रखना इसमें, देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए क्या किया इन्होंने, 3 एलिमेंट साथ में लिया, 3 एलिमेंट साथ में लिया, ठीक है। तो समझ लो ये ए बी सी 3 एलिमेंट साथ में लिया इन्होंने, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, ठीक है, सबसे कम रहेगा इसका, समझो। इसका मॉडरेट हो गया, मॉडरेट में अभी कंपैरेटिवली बोला, असेंडिंग ऑर्डर में गया था ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो सबसे कम, फिर मीडियम, मतलब जिसका मिडल में रहेगा तो मिडल में आ गया और लास्ट में आ गया। अब क्या था इसमें, तो जो एलिमेंट बी है इसका जो एटॉमिक मास है, क्या बोला मैंने, जो एलिमेंट बी है उसका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो इक्वल होगा इन दोनों के मीन का, ठीक है। इन दोनों के मीन का, इन दोनों के मीन मतलब क्या, इन दोनों का मीन मतलब क्या, इन दोनों के एटॉमिक मास का जो मीन होगा, इन दोनों के एटॉमिक मास का जो मीन होगा उसका मीन होगा, ठीक है। मतलब समझो अभी एग्जांपल अगर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, क्या एटॉमिक मास, तो देखो तो ये बी का कितना हो गया, 2 हो गया, ए का कितना है 1, सी का कितना है 3, डिवाइड बाई 2 कैलकुलेट करो, देखो तो ये 1 + 3 4 अपॉन 2, 2 1 जा 1, 2 2 जा 2, तो क्या हो गया आंसर 2, देखो 2 2 सेम आ गया। तो ऐसा कहना था, क्या कहना था इनका, सो द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली, देखो हमेशा इक्वल नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 तो एक एग्जाम्पल था, क्या बोलते हैं इन्होंने, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। डॉबलिन ट्रायड का क्या कहना था, देखो द एटॉमिक इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायड्स are placed in their according to their increasing order of their atomic masses, ये condition हो गया। So in this the atomic mass of the middle element is the mean of atomic mass of other 2 element, ऐसा इनका कहना था।
समझ में आ गया? मतलब जो एलिमेंट का मिडल वाला जो एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास का मीन होगा। और मीन कैसे निकालते हैं हम? दो एलिमेंट आजू बाजू ना, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। अगर 3 होते तो तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करते, बट यहाँ पे 3 ही एलिमेंट का सेट है जिसमें से एक का तो हमने ले ही लिया है, मतलब बीच वाले को हमने कंसीडर कर ही लिया है, और हम क्या मीन के साथ ले रहे हैं बाकी दोनों का। सो बाकी दोनों का मीन ले रहे हो तो क्या डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो आई होप अभी आप लोगों का कंडीशन समझ में आ चुका होगा। ये था इनका कहना। तो इनका टाइम पे कितना ऑलमोस्ट 30-40 एलिमेंट्स ही डिस्कवर थे। क्या 30-40 एलिमेंट्स ही डिस्कवर थे? तो बहुत सारे एलिमेंट ना सही बैठ रहे थे मतलब क्या, बहुत सारे मेनी एलिमेंट्स आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ मेनी ट्राइड्स आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ रूल ऑफ डॉबरिनर साहब। मतलब डॉबरिनर साहब के बहुत सारे जो ट्राइड्स थे लॉ फॉलो कर रहे थे, बट सारे नहीं, आगे आगे ना फेल हो गए। वो कैसे फेल हो गए अभी देखेंगे हम। तो कौन कौन फॉलो किया, कौन कौन नहीं किया, उसमें से हमें पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला ट्राइड क्या था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या है पहला 3 का? देखो लिथियम, सोडियम का Na होता है और पोटेशियम का K होता है। सो लिथियम का कितना होता है? 7 होता है ऑलमोस्ट, 6.97 इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, तो 6.9 भी बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम उसको 7 कंसीडर कर ही लेते हैं। और जो सोडियम है, सोडियम का होता है 11 जो एटॉमिक नंबर है इसका होता है 21। कितना? 23 होता है। और जो पोटेशियम है इसका होता है 39। ठीक है, सो इसका क्या है? 7 या 6.9 होता है इसका, तो अभी हमने यहाँ पे 7 कंसीडर कर लिया है। अब देखो बीच का एलिमेंट कौन सा हो गया? सोडियम। तो सोडियम का कितना होना चाहिए? देखो सोडियम का कितना है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सोडियम का हो गया 23। और चलो बाकी दोनों का अब चेक करते हैं हम लोग, बाकी दोनों का। तो देखो अभी इसका 39 बोला था मैंने, हाँ देखिए। तो लिथियम और पोटेशियम का देखो, अभी लिथियम प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2। तो लिथियम कितना है? 7 और पोटेशियम कितना है? 39 डिवाइड बाय 2। सो 39 और 7 कितना होता है? सो आंसर इज 46/2। ठीक है, 46। तो 1 जा 2 जा 3 जा, आंसर इज 23। तो ये सेम हो गया 23। यस, बोथ आर सेम। तो 23 मतलब क्या, यहाँ पे तो एक्यूरेटली सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या एक्यूरेटली सेम हो गया, बट एक्चुअली क्या करना था? अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली बोला है तो एक्यूरेटली तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो बाकी दोनों मतलब लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का मीन निकला, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ। अभी आगे भी ऐसे भी एग्जांपल थे जो मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो सेम थे ही नहीं, बहुत डिफरेंस था। तो इसके लिए क्या हो गया? फिर डॉबरिनर साहब फेल हो गए, और जैसे एलिमेंट और डिस्कवर होते गया तो कंप्लीटली ये फेल होते चले गए। फिर इनको हमने हटा दिया। ठीक है, इनका लॉ हमने हटा दिया। देखो लिथियम कितना बोला है? 6.9 बोला है, तो इसको कहीं 6.9 कहीं 7 मिलता है, एक्चुअली 6.9 ही होता है इसका। ठीक है, बट हम ऐसा बोल के चलते हैं। और सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है हमारे 23, पोटेशियम का 39। पॉइंट 1 को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सो देखो सोडियम का जब निकाला गया, देखो 6.9 सोडियम का देखा 23 है, और जब बाकी दोनों का मीन निकाला गया, देखो A प्लस C, तो A क्या था अपना? लिथियम 6.9, C किसको बोला गया? लास्ट वाले को, तो पोटेशियम 39.1 अपॉन 2 23। यस, ये सेम आ गया। यहाँ पे क्या हो गया? सेम आ गया, तो ये सही था। अब और आगे देखो, तो जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। सो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम जो बेरियम में देखा जाएगा तो क्या होगा? देखो कैल्शियम का 40.1 है और बेरियम का 100.3 है। इसको जब किया गया तो 88.7 आया, और इसका कितना है? 87.6। सो ऑलमोस्ट ये 1.1 का डिफरेंस था। कितना डिफरेंस था? 1.1 का। तो चलता ही है, ये अप्रॉक्सीमेटली ही हुआ। ठीक है, 88%, 87% मुझे दोनों सेम ही लगता है, और सेम होता भी है। ठीक है, तो ये ठीक है इतना भी ना। अभी और आगे बढ़ते। सो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन कितना? 35.5 और आयोडीन का 126.9। दोनों का मीन कितना आ गया? 81.2। और ब्रोमीन का कितना आया? 79.9। इसका कितना आ गया? 79.9। अब जब इन दोनों का जब मतलब कंपेयर किया जाएगा तो ऑलमोस्ट कितना? 1.3 का डिफरेंस है। सही ना, ऑलमोस्ट इतना ही डिफरेंस है। तो यस, ये भी चलता है इतना 79, 80 सॉरी 2.3 का डिफरेंस है। कितना? 2.3 का डिफरेंस है। अगर हम इसको माइनस करके भी देख ही सकते हैं, तो ऑलमोस्ट इतना ही डिफरेंस आ रहा होगा 2.3 या 1.3 का। ठीक है, तो ये कितना? 1.3 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। सो चलता है इतना। 1.3 छोड़ो, अगर ये ऑलमोस्ट 4 का 5 का भी डिफरेंस होता तो भी चल जाता उतना। बट आगे क्या हुआ? डिफरेंस ज़्यादा ज़्यादा बड़े होने लगे। अभी देख सकते हैं, देखो यहाँ पे तो इतने एलिमेंट्स ने तो मतलब डॉबरिनर साहब का रूल को फॉलो किया, क्या डॉबरिनर ट्राइड्स को फॉलो किया। बट आगे देखो,
अब यहाँ देखो, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, अब हम अप्रोक्सीमेटली करेंगे। यहाँ देखो ये 24, ये 87, सो 20 कितना हो जाएगा, ये 7 4 1 और 8 2 3 और 8 और 3 11, ठीक है। सो ऑलमोस्ट कितना हो गया यहाँ पे 111 हो गया, बरोबर। देखो 87 प्लस 24 तो कितना हो गया, ऑलमोस्ट ये 111 हो गया। अब आगे देखो ये, तो डिवाइड 2 करेंगे हम लोग, सो 2 बन जा, ये कितना हो गया, ऑलमोस्ट 55.5 के आसपास में आ रहा है। तो ये 55.5 और ये 40, ये 15 का डिफरेंस चलता है क्या? आंसर इज नो, इतना डिफरेंस नहीं चलेगा, इतना डिफरेंस तो नहीं चलेगा। क्या बोला मैंने? इतना डिफरेंस नहीं चलेगा। तो यहाँ पे डॉबरिनर साहब फेल हो गए, ठीक है, यहाँ पे डॉबरिनर साहब फेल हो गए। लेकिन हाँ, तीनों को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम था, पर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है क्या? नहीं। तो यहाँ पे डॉबरिनर ट्रायड्स नहीं चलेगा ना। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग। तो देखो 127 और 30 तो कितना देखो, ऑलमोस्ट 160 हो जाएगा। देखो 127 और 30 तो कितना, ऑलमोस्ट 160 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 किया तो ये 80 हो जाएगा। सो 80 और 17, हाँ ये चलता है, ये इतना चलता है अभी। तो यहाँ पे सही था। अभी लास्ट और देख लेते हैं। और सो कैल्शियम और बेरिलियम कितना हो जाएगा सर? 49 हो गया। 49 बाय 2 तो ये अप्रोक्सीमेटली 25 ही आएगा, 24.5। हाँ तो ये भी सही था। तो कहीं कहीं सही थे, कहीं कहीं रॉन्ग थे, ठीक है, इस तरह से। तो वहाँ पे रॉन्ग हुए। तो क्या हो, मतलब इनका कुछ हद तक इनका सही था, बट आगे जाने के बाद क्या हो गया, ये रॉन्ग प्रूफ होने लगे। तो क्या हो गया फिर, डॉबरिनर ट्रायड्स को नहीं माना गया फिर। और देखो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली रॉन्ग थे, ये बहुत सही थे, पर अभी जब आगे और एलिमेंट डिस्कवर होने लगा, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एलिमेंट्स तक सही था, समझो 15 एलिमेंट्स तक सही है। अभी यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, और आगे से और एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो वहाँ पर भी तो ये रॉन्ग होते गए ना। क्या बोला? जैसे आगे और एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो वहाँ पर भी ये रॉन्ग प्रूफ होने लगे। मतलब इनका जो ट्रायड्स था फॉलो नहीं हो रहा एक्चुअली। मतलब इनके लॉ में, इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट सूटेबल हो ही नहीं रहे थे। तो क्या किया गया फिर, इनके लॉ को नहीं माना गया। तो क्या हो गया, फिर फेल हो गए। समझ आएगा फेल होने का रीज़न क्या था, या फिर इनकी मूवी फ्लॉप होने का रीज़न क्या था? आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ चुका रहेगा। चलो फिर ये रहा अपना पूरा इनकी स्टोरी, ठीक है, ये रही इनकी पूरी स्टोरी। क्या कहते हैं, देखो ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। और क्या बताया इन्होंने, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अगर इसमें आप लोगों को पढ़ना है ना पूरा, देखो यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। क्या, डॉबरिनर मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल देम ट्रायड्स। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इनके लॉ को बताता है कि डॉबरिनर ट्रायड्स का मतलब क्या था। और थर्ड क्या हो गया कि ये कहाँ पर फेल हो गया। देखो हाउएवर ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इन द डॉबरिनर ट्रायड्स। तो ये अगर आप लोग एग्जाम में कभी आया डॉबरिनर ट्रायड्स के बारे में लिखने के लिए, तो देखो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इन्होंने क्या एटॉमिक मासेस से कंपेयर किया बताना पड़ेगा हमें। उसके बाद जो मेन पॉइंट देखो, ही मेड, इन्होंने क्या किया, 3 ग्रुप बनाया जिसको क्या बोला, ट्रायड्स बोला गया। ये एक पॉइंट हो गया। और फिर इनका लॉ को बताया गया ये वाला, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। और ये क्यों हो गया, ये इनका डीमेरिट था। क्या, डीमेरिट मीन्स इनका ये नुकसान क्या हुआ या फेल क्यों हुए, इन शॉर्ट अपनी मूवी फ्लॉप क्यों हुई, तो ये अपना डीमेरिट हो गया, ठीक है। तो 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और एक साथ में क्या याद रखोगे कि यस ही क्लासिफाई द एटम्स या ही क्लासिफाई द एलिमेंट अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये तो सही कॉमन ही है, डॉबरिनर ट्रायड्स में भी कॉमन है, न्यूलैंड ऑक्टेव में भी यही मिलेगा हमें, और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही मिलने वाला है बस। तो इनका क्या एक ही लॉ था, ये सिंपल सा, ठीक है। और फेल होने का भी एक ही रीजन था, क्या कि सारे नोन एलिमेंट्स इस लॉग में नहीं आते थे, कुड नॉट बी क्लासीफाई, नहीं होते क्लासीफाई। तो क्या फिर ये फेल हो गए। ट्रायड्स का मीनिंग क्या याद रख लो, और ये लॉ हो गया, और ये इनका फेल होने का रीजन हो गया, ठीक है। और फिर एक एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग कोई भी, तो मुझे लिथियम सोडियम पोटेशियम इज द बेस्ट एग्जाम्पल। देखो एग्जाम में कभी आया ना आप लोगों, तो लिथियम का वो 7 लिखो, नो इश्यू, चलेगा वो, ठीक है। इसका आप लोग 39 लिखो, चलता है इतना। हाँ अगर आप लोगों को याद है क्या कि यहाँ पे 0.1 कम है, 0.1 ज़्यादा है, तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग इतना पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा यहाँ पे भी डॉबरिनर ट्रायड हमने पढ़ लिया। ये था हमारा पहला क्लासिफिकेशन, ठीक है, काफ़ी छोटा सा था। अभी हम चलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव की तरफ। किसकी तरफ, न्यूलैंड ऑक्टेव की तरफ। तो न्यूलैंड क्या, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो लॉ बोल दिया मतलब क्या, तो देखो लॉ मतलब हमें मालूम है जो हर जगह सही हो, जो हर जगह सेम हो, हर जगह सही होता हो, वो क्या लॉ कहलाता है। अगर जो कहीं पे सही कहीं पे रॉन्ग है तो वो लॉ तो नहीं होता है। लॉ प्रिंसिपल मतलब क्या, वो सही ही होना चाहिए, ठीक है। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, देखो इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन का लॉ नहीं बोला है, इन्होंने ऑक्टेव्स को लॉ बोला है, ठीक है। तो ऑक्टेव क्या पता है आप लोगों को, म्यूजिकल ऑक्टेव। अगर म्यूजिकल ऑक्टेव पता है तो ठीक है, वरना सुनिए, सा रे गा मा प द नी सा। अब बोलोगे सर गाना क्यों गा रहे हो आप,
गाना नहीं गा रहा हूँ, बता रहा हूँ ऑक्टेव मतलब क्या होता है। देखो जो म्यूजिकल ऑक्टेव से इन्होंने कंपेयर किया था, म्यूजिकल ऑक्टेव मतलब क्या, सुर। ये मैंने हिंदी का बोला, इंग्लिश का वो जैसा है डोड़ा मी डा, तो मुझे जमता नहीं बोलने के लिए वो, ठीक है, तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ हमेशा। तो अभी इंग्लिश कहाँ ही रहा, देखो डोरे मी फा सोला थी, तो मुझे जमता नहीं बोलने के लिए डोरे मा फी सोला थी, मैं इसलिए क्या सारे गा मा पध नि सा, ठीक है। वे हम इंडियन से, तो हम इंडियन वाले ऑक्टेव की बात करेंगे। तो देखो ऑक्टेव मतलब क्या होता है, एक्चुअली 8 होता है, ऑक्टेव मीन्स क्या 8, बट सुर तो 7 ही है ना। देखो सारे गा मा प द नी, ठीक है 7 है, तो ऑक्टेव क्यों बोला गया है देखो अभी। तो जो पहला है और जो 8th है वो सेम है, ध्यान से देखो सा रे गा मा प द नी सा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पहला है और जो 8th है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। देखो कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे देख सकते हो, हाँ देखो सा रे गा मा प ध नी सा, वापस सा हो गया, ठीक है, सारे गा मा प ध नी सा। तो देखो क्या हो रहा है, मतलब जो 8th एलिमेंट है वो सेम होगा किसके, फर्स्ट एलिमेंट को, मतलब देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेम होगा। ऐसा कैसा कहना था, न्यूलैंड साहब का कहना था। ये अभी कौन से, देखो डॉबरिनर साहब जा चुके हैं अभी, हम न्यूलैंड साहब की बात कर रहे हैं। और न्यूलैंड की थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूं पहले आप लोगों को मैं। जैसे देखो डॉबरिनर के टाइम पे कितना ऑलमोस्ट 30-40 एलिमेंट डिस्कवर था, तो ये ना उसके 50 साल बाद आए थे। उन्होंने कभी लगभग 1817 में क्लासीफाई किया था ना, 1816-1817 में। अब ये इन्होंने कभी 1856 के आसपास में क्लासीफाई किया था, ठीक है, 1866 के, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ये उसके 50 ईयर्स बाद आए थे, और इतने टाइम में कितने थोड़े और एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। तो ऑलमोस्ट इस टाइम पर 56 नोन एलिमेंट था। ये इनकी हिस्ट्री हो गई। यहाँ कितना बोला मैंने, 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। अब न्यूलैंड साहब को क्या लगा कि इस दुनिया में ना सिर्फ 56 एलिमेंट ही हैं और एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं दुनिया में। अर्थ छोड़ दो, इनको क्या लगा कि इन द होल यूनिवर्स ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट एंड देयर इज नो मोर एलिमेंट एक्सेप्ट दिस 56। तो ये इनका क्या, ये सोच इनकी गलत थी। सोच मतलब ये इनका जो थॉट था ना, ये काफ़ी गलत हो गया, क्योंकि और भी एलिमेंट थे बाद में डिस्कवर होते गए। जैसे और एलिमेंट डिस्कवर होते गए, तो जैसे डॉबरिनर साहब की मूवी फ्लॉप हुई, वैसे न्यूलैंड साहब की भी मूवी फ्लॉप हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, इनकी मूवी फ्लॉप हो गई। तो अभी थोड़ा मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया, मतलब A to Z बता दिया, बट अभी हम क्या हमारे न्यूलैंड ऑक्टेव को समझते हैं अभी। तो देखो हाँ, लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, तो पहला और 8th सेम होगा। अब आगे देखो अगर लिथियम इज द फर्स्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन भूल जाओ अभी, ठीक है। इफ लिथियम इज द फर्स्ट एलिमेंट, सो द 8th एलिमेंट विल बी सोडियम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम और सोडियम की 8th मतलब ये 8th एलिमेंट है, तो सेम हो जाएगा ना। अभी बीच में हम लेते कोई भी, चलो कार्बन लेते हैं। इफ कार्बन इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो उसके जो नीचे वाला रहेगा क्या, वो 8th एलिमेंट रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इफ कार्बन इज सा, देखो यहाँ पे सारे गामा छोड़ दो अभी, क्या इफ कार्बन इज सा, तो देखो सा रे गा मा प ध नी सा। देखो सा सेम हो गया। देखो जैसे सुर सेम हो रहा है, क्या फर्स्ट और 8th तो सुर सेम हो रहा है ना, सा सेम हो रहा है। तो उसी तरह क्या फर्स्ट और 8th एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट और 8th एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। समझ में आया आप लोगों को, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। सो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना समझ में आ चुका रहेगा अभी आप लोगों को। तो अब देखिए ये हो गया क्या, ये न्यूलैंड ऑक्टेव हो गया। अब ये फेल होने का क्या रीज़न था इनका, फेल होने का क्या रीज़न था। सो जैसे ही डॉबरिनर साहब में कुछ एलिमेंट तक पीरियोडिक मतलब क्लासिफिकेशन सही था, बट आगे जाके क्या उनको रॉन्ग नहीं लगा, मतलब सारे के नॉन एलिमेंट उनके अकॉर्डिंग क्लासीफाई नहीं हो पाए। वैसे न्यूलैंड ऑक्टेव में भी क्या किया, जबरदस्ती फोर्सफुली क्या किया, इन्होंने बना तो दिया 56 नॉन एलिमेंट का, समझे इन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया। मतलब कैसा 7 उसमें 7 रो थे और 6 कॉलम होंगे, इस तरह से इन्होंने जो भी किया। मतलब क्या 56 बॉक्सेस थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या 56 एलिमेंट भी नोन थे। अब इन्होंने क्या किया, कहीं कहीं पर नहीं ये मतलब कंफ्यूज हो गया था कुछ ही, जैसे कि इनको प्रॉपर दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम मिली, क्या किया इन्होंने, 2 को साथ में ले लिया। कोबाल्ट निकल को देखो साथ में रख दिया यहाँ पे। अभी हम सब सारे एलिमेंट्स को अलग अलग रख रहे हैं ना, तो ये कोबाल्ट निकल को साथ में रखने की क्या जरूरत थी इनकी, गलत है कि नहीं। यहाँ पे ये सीरियम वाले थे सीरीज को देखो, तो इसको भी इन्होंने साथ में रख दिया, तो क्या जरूरत थी साथ में रखने की। तो कहीं ये क्या हो गया यहाँ पे, फिर फेल होने लगे। और अगर इसको अलग कर रहे थे तो फिर क्या होता है, जो एटॉमिक मास था वो गड़बड़ हो जा रही थी उसमें, मतलब उसके अकॉर्डिंग फिर क्लासिफिकेशन नहीं बैठ पाता। ठीक है, याद रखिए। और हाँ, इनका भी जो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर था, एटॉमिक मास के बेसिस पर ही था। इस टाइम पर भी एटॉमिक नंबर का अता पता ही नहीं था हमें, क्या एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, वो तो बाद में पता चला। अभी तक क्या सिर्फ एटॉमिक मासेस है। सो एटॉमिक मासेस और इन्होंने इस तरह से क्लासीफाई कर दिया। कैसे क्लासीफाई किया न्यूलैंड सामने, सारे गामा प ध नि सा, बस इतना याद रखना हमें। कैसे क्लासीफाई किया, सारे गामा प ध नि सा। और इनका एलिमेंट याद रखने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसको हम याद रख सकते हैं, और मतलब रख सकते हैं याद, बट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो इनका सीरीज़ को हम याद नहीं करेंगे,
हाँ याद करना, कैसे याद कर लो कि हाइड्रोजन फ्लोरीन का तो हाँ सेम था प्रॉब्लम, लेकिन आगे क्या होने लगा फिर जैसे कि अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जैसे पहुँचे ना ये कैल्शियम के आगे, कैल्शियम का जैसे पहुँचे ना ये, तो क्या होता है इनका जो प्रॉपर्टीज था ना अब सेम नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम ये और जिंक, इसकी प्रॉपर्टी सेम थोड़ी है। हाँ कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है, बट जिंक की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर ये रॉन्ग प्रूफ होने लगे। तो कैल्शियम और कैल्शियम का क्या होने लगा, जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, ना ही फिजिकल ना ही केमिकल। अगर सेम थी भी तो क्या बहुत ही कम सेम थी, तो उसको हम सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या होने लगेगी, फेल, क्या होने लगे यहाँ पे, ये फेल होने लगे। ठीक है, सो आई होप अभी आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो चलिए फिर एक बार हम थोड़ा नजर मार लेते हैं। देखो न्यूलैंड का प्रोग्राम क्या था, जॉन न्यूलैंड, इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास से ही कोरिलेट किया, और उसको किसी कोरिलेट कर कभी किया इन्होंने 1866। और उस टाइम पे क्या था, हम एटॉमिक मासेस को ही प्रायोरिटी देते, एटॉमिक नंबर का तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, लाइटेस्ट एलिमेंट जो सबसे छोटा सबसे हल्का एलिमेंट था वहां से स्टार्ट किया, और क्या किया इन्होंने, सारे एलिमेंट्स को लाइन से रखते गए। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या देखा, जो फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो रही, बस सोचे मेरा काम बन गया, मैं ऐसे 7x6 वाले बॉक्सेस बना दूंगा और उसमें सारे एलिमेंट्स को रख दूंगा, ऐसा इनका सोचना था। फिर आगे क्या हुआ, तो देखो अब मतलब जैसे इन्होंने देखा क्या होता, सोडियम की लिथियम की प्रॉपर्टी सेम हो गई, हाइड्रोजन की फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम हो गई, बेरिलियम की मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम हो गई, क्लोरीन की फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम हो गई। तो खुश ये अब इन्होंने क्या कंपेयर कर दिया, इसको म्यूजिक के ऑक्टेव से कंपेयर कर दिया, इनका काम तो बन गया। अब तो ये इनका क्या काम रहा। अब आगे क्या हुआ, बहुत सारे लिमिटेशंस आ गए, बहुत सारे लिमिटेशन मतलब क्या, ये फेल होने स्टार्ट हो गए। फेल मतलब जैसे कि आगे बैठे नहीं था, तो देखो कैसे, देखो ये कब तक एप्लीकेबल था, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम की तरफ। और जैसे ही कैल्शियम के आगे बढ़े तो जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट था वो उनके में ना फिजिकल प्रॉपर्टी सेम था ना केमिकल प्रॉपर्टी सेम था। ठीक है, तो इन्होंने देखो सारे 56 एलिमेंट्स को रख तो दिया, बट वो सही नहीं थे। तो देखो अब न्यूलैंड ने क्या किया, फिर अपना टेबल सही करने के लिए क्या किया उन्होंने, एक जगह पे दो एलिमेंट रखा, एक जगह पे दो एलिमेंट रखा, वो भी सही नहीं था। ठीक है, तो ये दूसरा इनका मतलब ड्रॉबैक हो गया या दूसरा लिमिटेशन हो गया। पहला क्या, सिर्फ कैल्शियम तक ही इनका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी, उसके आगे नहीं, तो पहला ड्रॉबैक ये हो गया, उसके आगे पूरा अपना टेबल रॉन्ग। मतलब सेकंड क्या हो गया, इन्होंने एक एक बॉक्सेस में दो एलिमेंट भी रख दिया, ये सेकंड इनका मिस्टेक हो गया, सेकंड लिमिटेशन हो गया। ठीक है, अभी और आगे अगर देखा जाए तो ये जो मतलब इनको ये क्या लगता था कि दुनिया में से 56 ही एलिमेंट है, बट आगे और एलिमेंट डिस्कवर हुआ, तो इनका जो थॉट था वो भी गलत था, क्या कि ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन दी वर्ल्ड, ये इनका तीसरा ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इनमें क्या कुछ मिस्टेक हमें देखने मिली थी। और इसके अलावा देखो क्या था यहाँ पे, ही प्लेस सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर सेम नोट इन द ऑक्टेव, जब ऐसे इन्होंने मतलब घुसाने की कोशिश भी की थी उसमें। ठीक है, और देखो व्हाइल आयरन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज विद कोबाल्ट एंड निकल अवे फ्रॉम देम नॉन मेटल्स ऑक्सीजन एंड सल्फर। देखो अभी जो आयरन है इसकी प्रॉपर्टीज किसे से में, कोबाल्ट और निकल से, बट इन्होंने आयरन कहाँ रख दिया, ऑक्सीजन और सल्फर में रख दिया। तो कहीं ना कहीं इनकी गलती थी, ये भी कहीं ना कहीं मिस्टेक था। ठीक है, जबकि आयरन क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन सल्फर क्या नॉन मेटल है, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे भी रॉन्ग होने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ, फिर इनका जो न्यूलैंड ऑक्टेव था वो फेल, मूवी फ्लॉप हो गई। सो आफ्टर डॉबर इधर न्यूलैंड की मूवी फ्लॉप हो गई। अब एक नोट है आप लोगों के बीच में, तो नोट क्या, देखो ऐसा नहीं कि दुनिया में से ये 4 ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, अब मतलब ट्राई किए, वो तो उन्होंने क्लासीफाई भी किया, पर वो बहुत रॉन्ग था। अब इनका कैसे है, एक हाँ लॉ अच्छा सा बैठ रहा था, क्लासिफिकेशन बैठ रहा था, और हमें खुद को डायरेक्शन मिला सोचने के लिए कि हाँ ये लोग ने इस तरह से क्लासिफिकेशन किया, काफ़ी सही था, बट हाँ कुछ लिमिटेशंस आ गए, कुछ ड्रॉबैक्स आ गया, तो इनका क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया। तो फ्लॉप क्यों हुआ, देखो फ्लॉप हुआ फिर भी हम पढ़ रहे हैं। अभी ऐसा थोड़ी जो मूवी फ्लॉप होती कोई देखता ही नहीं है, कुछ लोग तो देखते हैं ना, तो वो कुछ लोग हम ही हैं अभी। क्यों है हम लोग, क्योंकि हम क्या अभी समझो अगर हमें साइंस में कभी डिस्कवरी करनी पड़ी तो हमें पता होना चाहिए ना कि वो किस वजह से फेल हुआ, तो हम वो ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, और एटॉमिक मास से तो कभी भी क्लासिफिकेशन करने का ही नहीं, किसी करने का एटॉमिक नंबर से करने का, ऐसा हमें समझ में आ चुका है अभी। तो ये दोनों क्यों फेल हो गए, बिकॉज एक तो एलिमेंट और डिस्कवर होते गए आगे, देखो दोनों कॉमन बोल रहा हूँ मैं, क्या एलिमेंट्स और डिस्कवर होते गए आगे, इसके लिए क्या हो गया, डॉबरिनर साहब भी और न्यूलैंड साहब भी फेल हो गए। और दूसरा रीजन क्या था, इन्होंने जो खुद का लॉ दिया वो भी उस लॉ में भी ना मतलब सारे के सारे एलिमेंट नहीं बैठ पा रहे थे, सारे एलिमेंट नहीं फॉलो कर पा रहे थे, मतलब उसके अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट क्लासीफाई नहीं हो पा रहे थे। तो डॉबरिनर साहब ने क्लासिफिकेशन था, फिर भी आपने देखा कि उनका क्या एक जो एग्जाम्पल यहाँ पे फेल हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर न्यूलैंड का भी देखो खुद ने क्लासिफिकेशन किया और खुद ही जो बोले और खुद ही वो फॉलो नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या कैल्शियम तो सही बोला उन्होंने, बट उसके आगे क्या तो फ्लॉप होने लगे, ये रॉन्ग प्रूफ होने लगे। ठीक है, तो ये था न्यूलैंड ऑक्टेव की स्टोरी। नाउ थर्ड वन इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो मेंडल नहीं है, अब पता है आप लोग ये मेंडल जो जिनके नाम में मेंडल आता है ना, मतलब क्या मेंडल, चाहे वो बायोलॉजी के हो चाहे वो केमिस्ट्री के हो, इनका ना कहना बहुत सही होता है,
मतलब इनका सोचना। जैसे तो मेंडल साहब ने भी क्या, जब डिस्कवरी की थी तब उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला, उनके मरने के बाद उनको साइंटिस्ट और फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया, क्योंकि लोगों को बाद में समझ में आई कि हाँ उन्होंने कितना सही बोला था। उसी तरह जो मेंडलीव है ना, इनका भी ऐसे ही था, मतलब ऐसा नहीं कि इनको साइंटिस्ट नहीं माना गया, इनके रिसर्च को एक्सेप्ट भी किया गया, इनकी क्लासिफिकेशन को भी एक्सेप्ट किया गया, बट देखो इन्होंने पता आगे का सोच लिया था, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है इन्होंने उसका भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बता दिया, इन्होंने उसके लिए भी अपने पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक में उसके लिए भी अपना क्या ग्रुप बना दिया, ठीक है, उसके लिए भी एक ग्रुप बना दिया था, उसके लिए भी इन्होंने ब्लॉक्स रखे थे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी, ये देखो कुछ यहाँ पे ब्लॉक्स खाली दिख रहे हैं, तो खाली दिख रहे हैं मतलब क्या, ऐसा नहीं कि यहाँ पे वो एलिमेंट है ही नहीं, वो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, बट बाद में यहाँ पे एलिमेंट आएंगे, ऐसा मेंडलीव का कहना था, ठीक है। तो ये देखो ये इनका क्या है, पीरियोडिक टेबल है, इसका मेंडल का पीरियोडिक टेबल है ये, ठीक है, मेंडल का पीरियोडिक टेबल है ये। सो अभी क्या हुआ था देखिए इसके बाद यहाँ पे जैसे कि मेंडल ने क्या किया था, मेंडलीव में मतलब इन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए थे और कुछ कॉलम बनाए थे, जिसको देखो यहाँ पे सीरीज बोला है, ठीक है। तो लगभग कितने सीरीज दिख रहे हैं हमें, 12 सीरीज दिख रहे हैं। सो और यहाँ पे क्या था, इनका ग्रुप था, तो इन्होंने एक ग्रुप में ना मतलब जैसे कि इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, ये इंपॉर्टेंट था पहले हमें, तो इन्होंने कुछ बाद में एक नोबल गैसेस डिस्कवर हुआ, मतलब इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस के तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करते वो लोग। तो क्या था उनका, अब जब नया एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उसके लिए इन्होंने जगह तो नहीं दी थी, क्या इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दिया था, पर फिर भी ना वो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे फिट हो गए। क्यों, तो जब नोबल एलिमेंट जैसे डिस्कवर हुआ, मतलब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए, तो क्या किया गया, यहाँ पे एक अलग कॉलम बना दिया गया और सारे के सारे वो उसमें ही उनको रख दिया गया। क्या हो गया, सारे के सारे को उसमें ही रख दिया गया, ठीक है। चलिए फिर अब थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो मेंडलीव ने कभी किया था अपना रिसर्च ये, सो इन्होंने देखो क्या किया था, कार्ड्स होते कार्ड्स, तो कार्ड्स में ना हर एक एलिमेंट्स के बारे में लिखते गए और उसको लाइन से लगा दिया। अभी देखिए कि किसका किसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। क्या किया इन्होंने, देखो कार्ड्स होते कार्ड्स, तो कार्ड्स लिया उन्होंने और हर एक कार्ड्स पे एक एलिमेंट्स के बारे में लिखा, मतलब जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का लिखा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज या जितनी भी नॉन चीज़ें थी वो सब लिखी उसके ऊपर और फिर उसको लाइन से लगा दिया उन्होंने, ठीक है। अब ये देखने लगे कि हाँ किसका किसका, जैसे हाइड्रोजन का लिया, फिर क्या बाकी सारे एलिमेंट्स का लिया, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स का लिया। और फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मतलब अरेंज करते गए, किसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है उसको क्या किया, एक सीरीज में रख दिया, जिसकी अलग है उसको दूसरी सीरीज में, फिर और अलग है तीसरी सीरीज में। और इसमें उन्होंने ध्यान दिया क्या, एटॉमिक मासेस को भी प्रायोरिटी दी कि हाँ अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। इनका कहना भी यही था, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये इनका कहना भी था, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने पूरा क्लासिफिकेशन किया था। अब एक चलो पॉइंट देख लेते हैं हम इनके बारे में। और देखो इनके टाइम पे कितना 63 नोन एलिमेंट्स था, कितना 63 नोन एलिमेंट्स था। जैसे कि डॉबरिन के टाइम पे कितना था, ऑलमोस्ट 30-40 के आसपास में था, क्योंकि 1830 एलिमेंट्स ही डिस्कवर थे। और फिर मेंडलीव के टाइम पर कितना न्यूटन के टाइम पे कितना था, उनके टाइम 56 था, और इनके टाइम पे 63 एलिमेंट डिस्कवर था, मतलब वही 7-8 एलिमेंट और बढ़ गए थे इनके टाइम पे, ठीक है। तो देखो इन्होंने सारे उसको ठीक है ऐसा लिखा है अकॉर्डिंग एटॉमिक मासेस। फिर उन्होंने क्या किया, उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो आगे क्या है, सो मेंडलीव ऑर्गेनाइज्ड द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर। इनका जो कहना भी क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अभी जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, बस एक चेंजेस होता है क्या, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको सब मार्क कर लीजिए। क्या बोला गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बोला गया, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। छोटा सा डिफरेंस, बट क्या क्लासिफिकेशन होता है, इनका क्लासिफिकेशन ही बेस्ट था। इन्होंने मतलब अपने टाइम पे ना सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन दिया, किसने, मेंडलीव साहब ने। अब जो मॉडर्न है तो उसमें क्या भी और एलिमेंट डिस्कवर हो गए, इंस्टेड ऑफ 63 नाउ वी हैव 118 एलिमेंट्स, समझे। तो ऑलमोस्ट 50 एलिमेंट्स ज़्यादा डिस्कवरी हो गई, 40 या 50 एलिमेंट्स और डिस्कवर हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर, तो यहाँ पे क्या हो गया,
ये इनका फिर मतलब हटाया गया और क्या वहाँ पे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया। तो अब चलो इनकी थोड़ा खासियत पढ़ते हैं हम लोग अभी कि इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। देखो तो इन्होंने देखो हाइड्राइड्स, ऑक्साइड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब के ऊपर इन्होंने क्या मतलब देखा उसके ऊपर, और कौन सा चीज़ें कब कहाँ रिपीट हो रही है, मतलब ये इन शॉर्ट ये केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो कब कहाँ रिपीट हो रही है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग किया था इन्होंने। देखो इनमें क्या था, मेंडल टेबल में कुछ ग्रुप थे, ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम में जो ग्रुप है, ठीक है, ये एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप, ऐसा ग्रुप है। और क्या साथ में पीरियड्स हैं, ठीक है, ये पीरियड्स हो गए जो अपने मतलब हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये क्या हो गया पीरियड्स हो गए। सेम यही चीज़ें हमें क्या मॉडर्न पीरियड टेबल में देखने मिलेगी। कुछ रो रहेंगे तो ऑलमोस्ट उसमें 18 ग्रुप है, ठीक है, क्या बोला उसमें 18 ग्रुप है, और कुछ रो है तो क्या उसमें 7 पीरियड्स हैं, ठीक है, तो 18 कॉलम मतलब 18 ग्रुप और 7 रो मतलब क्या 7 पीरियड्स है उसमें। तो हम देखेंगे अभी वो अभी मतलब ये एक मूवी फ्लॉप होने के बाद हम देखेंगे, अभी तक मूवी फ्लॉप थोड़ी हुई, अभी तो हिट चल रहा है ना, तो अभी पहले पढ़ते हैं इसको हम, जब ये मूवी फ्लॉप होगा तब हम क्या करेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल देख लेंगे। अब चलो देखते हैं इनका भी। तो देखते हैं पहले इनका मेरिट देख लेते हैं कि इनकी खासियत क्या क्या थी। सो सबसे पहला क्या है, देखो साइंस इज प्रोग्रेसिव, ये बात तो इनको पता थी। क्या साइंस प्रोग्रेसिव मतलब क्या, साइंस तो प्रोग्रेस करता रहेगा, तो क्या साइंस में डिस्कवरी होती रहेगी, साइंस में डिस्कवरी होती रहेगी, ये तो इनको ऑलरेडी पता था। तो क्या हो गया देखो यहाँ पे, सो देखो इनको क्या ये पता था क्या कि मतलब ये रिवाइज तो करना पड़ेगा। रिवाइज मतलब क्या, चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। रिवाइज हम क्यों करते हैं, ताकि हम उसको बार पढ़ते रहे, ताकि उसको बार रिव्यू करते, ताकि हमें कुछ नई चीज़ें उसमें मिलती रहे, ठीक है। रिवीजन तो हम इसलिए करते हैं कि तो हम भूले नहीं, देखो एग्जाम का रिवीजन अलग हो गया, वो तो हम भूले नहीं इसके लिए करते हैं, बट यहाँ पे रिवीजन क्यों, रिवीजन का मतलब था अपडेट करना, ठीक है। क्या रिवाइज, देखो री वापस वाइज मतलब क्या वापस से, देखो रिवीजन, विजन मतलब क्या देखना, री मतलब क्या वापस से देखना, उसको हम रिवीजन कहते हैं। तो बस वैसे ही इनको पता था कि क्या यहाँ पे तो रिवाइज होते रहेगा, तो बस इन्होंने क्या इसी के बेसिस पर ना मतलब जो एलिमेंट्स हैं उसका डिस्कवरी मतलब क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। सो क्या क्या इनकी खासियत है, देखो पहला, सो एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियड टेबल इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज। मतलब देखो पहले टाइम पे क्या इतने से डिवाइसेस नहीं थे कि हम एटॉमिक मासेस का बोल सके, पर बाद में क्या हो गया, हमें बहुत सारे एलिमेंट्स के ना एटॉमिक मासेस मालूम पड़े कि हाँ इसका ये है एक्चुअली, इसका एग्जैक्टली ये इस तरह से। तो क्या इन्होंने फिर ऐसे ही किया, देखो फॉर एग्जाम्पल द प्रीवियसली डिटरमाइन एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम कितना 14.09, बट बाद में हमें मालूम पड़ा जैसे कि ये डिटरमाइन किया गया कि इसका मासेस इतना है, बट बाद में पता कितना चला कि 9.4 है, कितना है 9.4 है, और जो बेरिलियम है वो बोरॉन के पहले आना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने देखो बेरिलियम को बोरॉन के पहले रखा, ठीक है, इस तरह से। चलिए फिर ना सेकंड क्या है, अभी देखो मेंडलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस, इन्होंने क्या किया कुछ प्लेसेस खाली रखे। क्यों खाली रखे, क्योंकि उनको पता था कि आगे जाके और एलिमेंट डिस्कवर होंगे और वो एलिमेंट यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब क्या वो खाली जगह नहीं था एक्चुअली, जैसे हम फिल इन ब्लैंक्स करते हैं ना कि यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर लिखो, तो वैसे उन्होंने क्या किया ब्लैंक रख दिया, यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस रख दिया अपने टेबल में, बताया कि दुनिया में और कुछ एलिमेंट मिलेगा जो इसकी जगह यहाँ पे होगी। पहले बता दिया उन्होंने कि इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी, उसका क्या रिएक्शन ऐसा करेगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, और उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। हमें पता नहीं है, मतलब ये मालूम वही बात हो गई कि अभी तक तो डिलीवरी भी नहीं हुई, मतलब किसकी बेबी का, समझो कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और बच्चा अभी तक बोलते हैं ना उसका बर्थ भी नहीं हुआ बच्चा, मतलब और क्या हो गया बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी क्या किया गया, उसको स्कूल में एडमिशन करा दिया गया या उसका नाम सोच लिया गया, ठीक है। अभी पता नहीं लड़का होगी लड़की होगी, पर क्या उसका नाम रख दिया कि हाँ उसका नाम ये रखना है। तो बस ऐसे ही कुछ सीन यहाँ पर भी है, ठीक है। देखो उन्होंने क्या किया, देखो देखो कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे वहाँ पे, क्या तो क्या किया उन्होंने 3 ऑफ दिस अननोन एलिमेंट्स वर गिवन द नेम्स। तो देखो 3 एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं था हमें, तो क्या किया मेंडलीव ने उसको अपने अकॉर्डिंग नाम दिया था। कौन सा नाम, एक्का बोरॉन, एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन। एक्चुअली एक्का वाले में हमें थोड़ा प्राइड होगा सुनकर, ये संस्कृत वर्ड है, एक ये संस्कृत वर्ड है एक्का, तो ये संस्कृत के अकॉर्डिंग उन्होंने नाम दे दिया उसको, क्या एक्का एल्यूमिनियम, एक्का बोरॉन, एक्का सिलिकॉन। और बाद में क्या मालूम पड़ा कि हाँ, और इन्होंने एक्चुअली उसका क्या एटॉमिक नंबर ही बता दिया था, क्या एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मासेस, नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर था ही उस टाइम पे, एटॉमिक मासेस क्या 44, 68, 72 ऐसा इन्होंने क्या गैस किया था कि लगभग इतना होना चाहिए। तो देखो नॉट ओनली दिस, और सिर्फ एटॉमिक मासेस ही नहीं, इसके अलावा उसने क्या कुछ प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट की थी, अंदाजा लगा लिया था कि हाँ जो एलिमेंट मिलेगा उसका प्रॉपर्टीज ऐसे होगा, उसका प्रॉपर्टीज वैसे होगा, समझ आ रहे हो। तो इन्होंने ये भी किया था, और जब बाद में सच में मिला तो क्या देखो 3 एलिमेंट डिस्कवर हुए सच में, कौन से, तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, जिसको हमने एक्का बोरॉन, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन की जगह पे रखा, ठीक है। तो ये इनकी खासियत थी, और ये जो प्रॉपर्टीज इनकी थी ना ये एलिमेंट की, जैसा मेंडलीव साहब ने बताया था, मतलब जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ और जब हमने इसका रिएक्शन देखा, जैसा मेंडलीव साहब ने बताया था सेम टू सेम हमें ना मतलब वैसे ही रिएक्शन भी देखने मिला, और एटॉमिक मासेस भी ऑलमोस्ट उसके आसपास में ही हमें देखने मिली,
ठीक है। सो देखो ये क्या था, उनका सक्सेस पॉइंट था किसका, मेंडलीफ का, मतलब जो चीज़ें डिस्कवर नहीं हुई उसके बारे में बता दी, और इनको क्या, इन्हें पता था क्या कि आगे और एलिमेंट डिस्कवर होगा, तो ये सब के बारे में मतलब सोच कर क्या ये ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। अब एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, एक्का एल्यूमिनियम और गैलीनियम, देखो तो एटॉमिक मास कितना था मेंडलीफ ने 68 और डिस्कवर कितना हुआ 69.7, तो कितनी बड़ी बात है। देखो जो एलिमेंट के बारे में किसी को पता भी नहीं, नामो निशान नहीं है जिसका, उन्होंने उसके बारे में बता दिया कि उसका एटॉमिक मास है 68 होगा, कितना निकला 69.7, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम ही हो गया, सिर्फ 1.7 का डिफरेंस है ना। नो डेंसिटी कितना बताया उन्होंने 5.9 बताया था, और साथ बाद में कितना निकला 5.94, ये तो एग्जैक्ट हो गया, मतलब 5.9 और 5.94 0.04 का डिफरेंस है बस ना। मेल्टिंग पॉइंट इन्होंने लो बोला था, सबसे मेल्टिंग पॉइंट क्या 30.2 लो ही निकला, ठीक है ना। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड इन्होंने ECl3 रहेगा, और बाद में सच्ची में वो गैलियम क्लोराइड मतलब ट्राई क्लोरो गैलियम ही बनता है वो GaCl3। ऑक्साइड होता क्या E2O3 फॉर्म करेगा, तो वही फॉर्म होने लगा, और ऑक्साइड नेचर होता था क्या एम्फोटेरिक होगा, सच में वो एम्फोटेरिक ही निकला। तो ये सारी क्या उनकी खासियत थी ना। और क्या देखो, देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेज, होता है मैं आप लोगों को थर्ड पॉइंट इनका, नोबल गैसेज कोई जगह नहीं थी उनके पास, लेकिन जब नोबल गैसेज डिस्कवर हुआ तो बिना किसी एलिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए उन्होंने एक लास्ट में कॉलम बना दिया जहाँ पे सारे नोबल गैस आ गए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसको उन्होंने जीरो ग्रुप बोल दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था वो डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, क्या मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, और उसी टेबल में क्या हो गया एक नया ग्रुप भी एग्जिस्ट हो गया। जैसे बता दो, देखो अभी यहाँ पे देखो जैसे कि इनका पीरियोडिक टेबल था ये, ठीक है मेंडलीफ का ऐसा था समझो। अब आगे क्या हुआ, ये एलिमेंट है ऐसे हैं समझो, बहुत सारे अभी है, ये खिड़की नहीं बनाया मैंने, जो बोले खिड़की क्यों बना दी सर। अब क्या हो गया, कुछ एलिमेंट डिस्कवर हुआ आगे, कौन सा नोबल गैसेस, उसका प्रॉपर्टीज एकदम अलग, ना इससे मैच खा रहा है, ना इससे खा रहा है, ना इससे खा रहा है, ना इससे खा रहा है, खा रहा है, वो सबकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच खा रही है, तो साइड में आ गया ऐसे बिना किसी को डिस्टर्ब किए। देखो इस तरह से टेबल बन गया फिर अपना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे नोबल गैसेस आ गए, नोबल गैसेस, ये किसी को डिस्टर्ब किया गया यहाँ पे नहीं, देखो किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, ये सब के सब अपने ऑलरेडी ऐसे ही थे, और यहाँ पे क्या हो गया लोग, फिर यहाँ पे नए एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। नए कौन से, जो नोबल गैसेस थे ना। अब कुछ देखो हमने इनका प्रॉफिट तो देख लिया, प्रॉफिट मतलब क्या कि हाँ ये फायदा है, मतलब ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की, बट कुछ डीमेरिट्स भी थे, तो कैसे डीमेरिट देखो। सो सबसे पहले देखो द होल एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम। देखो जो एटॉमिक मास किसका, एक तो कोबाल्ट का और निकल का सेम है, therefore there was an ambiguity regarding the sequence in मेंडलीफ टेबल। तो मेंडलीफ टेबल क्या कंफ्यूज हो गया कि पहले निकल रखे कोबाल्ट रखे, तो इस तरह से क्या ये थोड़ा इनका दिक्कत आई थी इसमें। नाउ सेकंड क्या है, आइसोटोप्स वर डिस्कवर आफ्टर लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीफ पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल। देखो अब इसके बाद क्या आइसोटोप डिस्कवर होने लगा। आइसोटोप्स मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है, बट एटॉमिक मासेस अलग होंगे, बट फिर भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही रहने वाला है ना, एक ही डिफरेंस है कौन सा, एटॉमिक मासेस का सिर्फ और सिर्फ, बट हाँ बाकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही है। तो अब आइसोटोप, अब इन्होंने तो क्या क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस, तो अभी आइसोटोप का मतलब क्या, एटॉमिक मास क्या कम ज़्यादा होगा, तो उसको कहाँ रखेंगे ये, तो वो एलिमेंट कहाँ रखाएगा, तो इसके वजह से भी क्या है फेल होने लगे, ठीक है। देखो एज आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट क्या मासेस अलग है। सो चैलेंज वाज पोज्ड इन प्लेसिंग देम इन मेंडलीफ टेबल, तो हम इसको यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते थे। नाउ थर्ड वन, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर द एटॉमिक मासेस, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. It was not possible therefore to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. अभी देखो जैसे एलिमेंट और डिस्कवर हो रहे थे तो इन्होंने क्या किया था, अभी उसको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रख दिया था। अभी जब और एलिमेंट डिस्कवर होने लगा तो कंफ्यूज होने लगा कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, इस तरह से तो इनका फिर क्या हो गया, यहाँ पे फ्लॉप होने लगे। नाउ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन है इसका जो प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी, वो एक तो हेलोजन की तरह भी सेम है और अल्कली मेटल की तरह भी सेम है। तो अब इसको रखे तो रखे कहाँ पे, क्या बोला मैंने, दोनों की तरह सेम है, एक तो अल्कली मेटल की तरह भी और हेलोजन की तरह भी, तो इसको अब रखे तो रखे कहाँ पर, इसके लिए भी क्या हो गया मतलब प्रॉब्लम थी, हाइड्रोजन को दो जगह दे नहीं सकते थे, तो इसके लिए भी क्या हुआ ये फ्लॉप हो गया, ठीक है, इसके लिए भी क्या हो गया ये फ्लॉप हो गया। फिर इसके बाद एक और नई मूवी आई और वो नई मूवी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बट ये मूवी को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने 3 मूवी देख ली है, छोटी छोटी मूवी थी, एक्चुअली मूवी नहीं थी, एपिसोड थे बस, ठीक है। अब जो आएगा एकदम अच्छा खासा 3 घंटे की मूवी आने वाली है, 3 घंटा मीन्स 3 घंटा नहीं, हम 1 घंटे में पढ़ लेंगे पूरा। तो कौन सी मूवी है वो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किसने दिया ये, हेनरी मॉसली का हम पढ़ने वाले, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न टेबल हम पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने 3 मूवी देख ली। तो पहला था डॉबल एंड ट्राइड्स, जिसमें क्या था 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया गया था, जिसमें से मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास इज इक्वल टू द इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट का मीन,
ठीक है, मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट, इस तरह से। फिर न्यूलैंड ऑक्टेव आ गया जिसमें क्या सारे गामा पद निशा, फर्स्ट और 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम। उसके बाद थोड़ा क्या मेंडल पीरियड टेबल, तो इन्होंने बहुत आगे तक का सोच लिया। तो ये 3 पार्ट हमने आज पढ़ लिया। अभी एक पार्ट जो इंपॉर्टेंट है एकदम, तो डिटेल में पढ़ना है हमें इसको एकदम से, ठीक है। मॉडर्न पीरियड टेबल उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी छोटा सा कंडीशन है क्या, जब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में आओगे, देखो मॉडर्न पीरियड टेबल के पहले जितना भी हमने पढ़ा है अभी सबको एक बार रीड करके आना, एंड आई नो आप लोगों को समझ में आया ही रहेगा, ठीक है। फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ आस्क डाउट ऑन डाउट हब, ठीक है। अपने डाउट को इग्नोर मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आगे के लिए भी और अभी के लिए भी, ठीक है। एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आई एम 100% श्योर, ठीक है। सो इसको पढ़ना चैप्टर ऐसे से आप लोग, और मतलब अगर पॉसिबल फॉर यू सो प्लीज़ ये भी मॉडर्न पीरियड टेबल है ना, मतलब मॉडर्न पीरियड लॉ, इसको भी आप लोग एक बार रीड कर ही लेना, ठीक है। अच्छा रहेगा, आप लोग तो समझेगा, जैसे एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज, वैलेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हमें सब इसमें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लेना एक बार, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट तब तक अपना ख्याल रखिए, ऐसी मस्ती में आप लोग साइंस पढ़ते रहिए एकदम, और ठीक है। और फिर हम मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में। तो टेक केयर एंड बाय बाय।